अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कैटालिसिस को डिस्कस करेंगे। हम ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैटालिसिस पर है और इसके अंदर हम मोस्टली ये बात डिस्कस करेंगे कि होमोजेनस टू हेटेरोजेनस कैटालिसिस किस तरह फर्क होती है, कब आपको होमोजेनस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना होता है, कब आपको हेटेरोजेनस कैटालिस्ट इस्तेमाल करने होते हैं, होमोजेनस के क्या फायदे हैं, हेटेरोजेनस के क्या फायदे हैं और इन्हीं के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो मतलब मोर और लेस आज का पूरा लेक्चर होमोजेनस टू हेटेरोजेनस कैटालिसिस पर होगा। उसके बाद इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट, मतलब इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। वैसे हमेशा हमें लगता है कैटलिस्ट का टॉपिक इतना बड़ा, इतना वास्ट, इतना वाइड नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से रिएक्शंस हमारे कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट सही चूज ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, चॉइस ऑफ कैटलिस्ट पर, फिर उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहे होते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ये कैटलिस्ट, मेरा ख्याल है हमारा ये आज दूसरा लेक्चर है, कल भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था और अगली क्लास में भी कैटलिस्ट ही डिस्कस होंगे। तो इससे आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस पता चल सकती है कि कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिएक्शन की प्रोसीड करने में। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको बताया, होमोजेनस होते हैं या हेट्रोजेनस होते हैं। ये जो हमारे पास होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होते हैं, ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप इसको ऑपरेट किस तरीके से, आपका जो कैटलिस्ट है वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है। बेसिकली कैटलिस्ट होमोजेनस है हेट्रोजेनस के उसके मोड ऑफ एक्शन पर या उसके ऑपरेट होने पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारे पास जो ऑपरेट हो रहा है वो एक सेम फेज के अंदर ही रिएक्ट कर रहा है, आप सेम फेज में ही आपका कैटलिस्ट भी है, सेम फेज में ही आपके रिएक्टेंट्स भी हैं, तो इट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। लेकिन अगर आपके फेजेस फर्क हैं, आपका जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फेज में है और आपका जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में है, तो वो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहलाता है। होमोजेनस कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके पास गैस में भी हो सकते हैं और लिक्विड में भी हो सकते हैं, यानी कि गैसियस फेज कैटलिस्ट भी हो सकता है आपको और लिक्विड फेज में भी आपका कैटलिस्ट हो सकता है, मगर होगा ये सेम फेज में। यानी कि आपका अगर कैटलिस्ट भी गैस में है और आपका रिएक्टेंट भी गैस में है तो ये होमोजेनस कैटलिस्ट है। अगर आपका कैटलिस्ट लिक्विड में है और आपका रिएक्टेंट्स भी लिक्विड में है तो ये होमोजेनस कैटलिस्ट है। तो हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप सेम फेज कैटलिस्ट विद द रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो होमोजेनस की एग्जांपल है, लेकिन अगर आप डिफरेंट फेज कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हेटेरोजेनस की एग्जांपल है। लेकिन हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की बात करें अगर आप, तो वो कभी भी सेम फेज में तो नहीं होता और मोस्टली जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वो आपकी सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप लिक्विड रिएक्टेंट से आपने उसके अंदर कोई सॉलिड कैटलिस्ट डाल दिया, तभी आप इसको हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कह रही हैं, क्योंकि वो डिफरेंट फेज में मौजूद है और यही वजह है कि वो हेटेरोजेनस कहला रहा है। अच्छा, तो अगर हम होमोजेनस कैटलिस्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस में होमोजेनस कैटलिस्ट ही यूज हो रहा होता है और हम जो भी लिक्विड यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर हम दूसरा लिक्विड एज अ कैटलिस्ट ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत दफा अपनी लैब्स में भी होमोजेनस कैटलिस्ट के जरिए काम किया होगा। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट शायद आपने अपनी इनऑर्गेनिक की लैब्स में इस्तेमाल किए होंगे, बट आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने वो वाली लैब्स की हैं या नहीं, इसलिए मैं बहुत श्योरिटी से ये बात नहीं कहती। कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके पास हमेशा हमेशा होमोजेनस में सिमिलर फेज में होते हैं रिएक्शन मीडियम के अकॉर्डिंग। अगर लेट सपोज मैं कोई ऐसा रिएक्शन कर रही हूँ, अच्छा चूंकि हम सरफेस केमिस्ट्री देख रहे हैं तो मैं सरफेस की एग्जांपल देती हूँ। अगर लेट सपोज मैं ऐसा कोई रिएक्शन कर रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास कोई सरफेक्टेंट है और साथ ही मेरे पास कोई डाई है और मैं डाई सरफेक्टेंट इंटरेक्शन का कोई रिएक्शन कर रही हूँ और मैंने साथ ही उसके अंदर
कोई मेटल डाला है लेकिन मेटल का सोल्यूशन डाला है, या मैंने साथ ही उसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड डाला है जो कि एज अ रिएक्टिंग एजेंट के तौर पर डाला है, जो कि सरफेक्टेंट टू डाई इंटरेक्ट होने में मदद दे रहा है, तो वो प्योरली होमोजेनस रिएक्शन की एग्जांपल है। अगर आपके पास, अगर आप होमोजेनस रिएक्शंस को देखें तो वो सेम मीडियम, बहुत दफा हमारे पास कैटलिस्ट के अलावा दूसरे प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं जो इनहिबिशन के प्रोसेस कहलाते हैं। अगर आप बिल्कुल हिट एंड ट्राई कोई मेथड कर रही हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और लेट सपोज आपने किसी का लिटरेचर देखा तो उसने जिंक के जरिए वो डिग्रेडेशन की थी, तो जरूरी नहीं है कि आपके पर्टिकुलर प्रोसेस में भी इनहिबिशन, आपके पर्टिकुलर प्रोसेस में भी जिंक जो है वो डिग्रेडेशन कॉज करे। आपके प्रोसेस में हो सकता है जिंक जो है वो इनहिबिशन कॉज कर रहा हो। अब आपने क्या किया, आप डाई की डिग्रेडेशन मॉनिटर कर रही थी और आपने कोई 10 मेटल ट्रांजिशन मेटल्स ऑब्जर्व किया। जब आपने कोई 10 के करीब ट्रांजिशन मेटल्स ऑब्जर्व किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि कॉपर जो है वो बहुत बेहतरीन डिग्रेडेशन दे रहा है, जिंक जो है वो इनहिबिशन दे रहा है, और जो मोलिब्डेनियम और जो दूसरे मेटल्स हैं क्रोमियम वगैरह, उनकी प्रेजेंस में आपको कोई भी फर्क ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट आपको ये मालूम हुआ कि ये जो डिग्रेडेशन है ये कॉपर फेवर्ड है। अगर आप इस डिग्रेडेशन को रोकना चाहें तो आप जिंक का इस्तेमाल कर सकती हैं, और बाकी के मेटल्स ना तो इसे डिग्रेड करेंगे ना ये इसे इनहिबिट करेंगे, बल्कि रिएक्शन एज पर प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इसी छोटे से रिएक्शन की मिसाल ले लें तो ये होमोजेनस रिएक्शन की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो भी लिक्विड फेज में है, और आपने जो चीज यूज की जिसने कैटलिस्ट का काम परफॉर्म किया वो भी आपके लिक्विड फेज में ही मौजूद था। बात समझ आ रही है? गुड। अच्छा, तो अगर हम, ओके, तो अगर आप होमोजेनस कैटलिस्ट भी आपको समझ आ गया, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट भी समझ आ गया, लेकिन अगर आप खुद अपने जहन से सोचे तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो आपके पास हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं उनको एक एज हासिल है होमोजेनस कैटलिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो होमोजेनस कैटलिस्ट है वो आपके रिएक्शन का हिस्सा बन गया है, और चूंकि सेम फेज होने की वजह से, सेम मीडियम होने की वजह से उसको वापस से निकालना आपके लिए एक मुश्किल काम है। ये बात सच है कि कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, कैटलिस्ट उसको पाथवे प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो अब सोल्यूशन का हिस्सा बन चुका है, आपको उसको वापस से निकालना, वापस से वैसे ही हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन जो आपके हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होगा वो इजी टू रिकवर होगा, आप उसे आसानी से वापस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में था, रिएक्टिंग मीडियम आपका लिक्विड फॉर्म में था, आपने नीचे से वो वापस उठा लिया रिएक्शन होने के बाद। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली सिंपल होते हैं और चीप होते हैं, सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू होमोजेनस कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि आप हर तरह का सब्सटेंस अपने सिमिलर फेज में नहीं डाल सकते, आपको देखना होगा। और जैसे कि मैंने अभी मेटल की बात की, तो आपको मुख्तलिफ कंडीशंस देखने के बाद ही होमोजेनस कैटलिस्ट चूज करना होगा, तो हर तरह का कैटलिस्ट होमोजेनस कैटलिस्ट नहीं बन सकता। जबकि जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है वो आपको सिंपल भी रहते हैं, चीप भी रहते हैं, इसलिए भी क्योंकि आप उसे आसानी से रिकवर कर लेती हैं, तो बार बार रीयूज भी हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें, अगर आप इसकी होमोजेनस की सिंपल एग्जाम्पल देखें तो कुछ तो मैंने आपको दी हैं, कुछ मैंने इसमें रिपोर्ट भी की हैं। जैसे आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड का जो वो यूज करती है ना, एसिड यूज करती हैं, वो मोस्टली ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखे होंगे जिसके अंदर लिखा होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटल, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वो जो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है ना, वो एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है, वो एसिड आपका कैटलिस्ट होता है। तो जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है, इन प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन सिंथेसिस के जो प्रोसेसेस हैं उनमें वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है। बहुत से मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल आयंस, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स,
बायो कैटलिस्ट के तौर पे, जैसे कि आप एंजाइम्स की बात करें, आर्टिफिशियल एंजाइम्स की बात करें, ये सब कैटलिस्ट है। लेकिन अब हमारे पास होमोजेनस कैटलिस्ट जो है वो आपके पास ज्यादातर ऑर्गेनोमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के तौर पर यूज हो रहे हैं, यानी कि आप ज्यादातर ऑर्गेनोमेटालिक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एज अ होमोजेनस कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की बात करें तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि कभी भी सेम फेज नहीं होते, ये हमेशा डिफरेंट फेज होते हैं। इनकी जो फेज होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक अगर हम डिस्कस कर लें होमोजेनस कैटलिस्ट का तो वो अच्छा रहेगा। जो हमारे पास होमोजेनस कैटलिस्ट के जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, वो हमेशा सबसे बड़ा तो ये होता है कि, अच्छा आगे डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, करूंगी मैं वो अभी, थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेट्रोजेनस जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा वो कैटलिस्ट होते हैं जिनकी जो क्या में फेज होता है वो हमेशा फर्क होता है। अगर आपका रिएक्शन लिक्विड में हो रहा है तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड में होगा, वो नीचे सॉलिड पड़ा हुआ होगा, ऊपर आपका रिएक्शन हो रहा होगा। यही वजह है कि इसके अंदर 5 जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्टेंट जो है वो डिफ्यूज होता है आपके मॉलिक्यूल के सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, वहां से वो एब्जॉर्ब होता है गैस की सरफेस पर, एड्सॉर्प्शन होती है वहां पर गैस की सरफेस के ऊपर, रिएक्शन होता है, डिसॉर्प्शन होती है प्रोडक्ट की, और वो जो प्रोडक्ट डिसॉल्व होता है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। अब अगर आप इन पांचों स्टेप्स को देखें तो आपका जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज वापस से नीचे पड़ा का पड़ा मिल गया आपको। क्यों? क्योंकि जो आपका कैटलिस्ट था वो सॉलिड था। सारा का सारा रिएक्शन जो है वो आपकी सरफेस के ऊपर हुआ, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर हुआ। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका जो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के वो वापस निकल गया, और आपका कैटलिस्ट जो है वो अनटच्ड अनयूज्ड वापस आपको रिकवर हो गया। अब आप इसको इजीली कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पहला और पांचवा, अच्छा मैंने इतनी ज्यादा उसको इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो स्लाइड हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, आज वो मैंने सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए रखी है, इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो हमारे पास पहला और पांचवा स्टेप है वो मोस्ट स्लोएस्ट प्रोसेस है, जैसे कि हमारा डिस्कस हो ही चुका है, क्योंकि और ये आपका सबसे स्लो प्रोसेस है। आपके पास मोस्टली आप पोरस कैटलिस्ट हेट्रोजेनस प्रोसेसेस के लिए और इसके अलावा आप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जीज को ऑल्टर कर रहा होता है। जो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जैसे हमारे पास ये बात डिस्कस हो चुकी है कि वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से इररिस्पॉन्सिव होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और बाकी सारे प्रोसेसेस के मुकाबले में इजीली हो जाता है। अच्छा, अगर हम लैंगनियर की बात करें तो हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो हमारे पास सबसे स्लो होती है। डिफ्यूजन इज स्लोअर सोल्यूशन में एज कंपेयर टू गैस फेज में। ये बात भी हमारी ऑलमोस्ट एज अ फैक्ट डिस्कस हो चुकी है कि जो गैस है उसके अंदर डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है, लेकिन जब वो लिक्विड में आती है तो बहुत स्लो होती है गैस के मुकाबले में। जो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो हमारे पास सॉलिड लिक्विड रिएक्शन में वो हमेशा वो होते हैं, या किसी भी रिएक्शन में हमेशा वो होते हैं जो कि सबसे स्लो प्रोसेस होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं या डिसॉर्प्शन होते हैं वो हमारे पास ज्यादा स्लो होते हैं एज हेट्रोजेनस रिएक्शंस में एज कंपेयर टू होमोजेनस। इसका मतलब है कि अगर आप सॉलिड लिक्विड की बात कर रही हैं तो उसमें डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा स्लो होगी। अगर आप लिक्विड टू लिक्विड देख रही हैं तो डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड के मुकाबले में फास्ट होगी। अगर आप गैस टू गैस देख रही हैं तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगी। दोनों ही आपको, अगर आप एड्सॉर्प्शन की बात करें या डिसॉर्प्शन की बात करें, दोनों ही एनर्जी प्रोसेसेस हैं, दोनों को ही एक खास थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, दोनों ही को परफॉर्म होने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है फॉर द एड्सॉर्प्शन एज वेल एज फॉर डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन को भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एड्सॉर्प्शन को भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी हम बहुत दफा एजिटेशन की सूरत में दे रहे होते हैं, वही एनर्जी हम बहुत दफा उसको मुसलसल
मूवमेंट के थ्रू दे रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती हैं तो उसके अंदर आप एक खास आरपीएम पर उसको मुसलसल रोटेट कर रही होती हैं, उसको मुसलसल घुमा रही होती हैं, हिला रही होती हैं। जब आप उसे मुसलसल एजिटेट कर रही होती हैं तो असल में आप उससे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि कोई भी जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाए। इसको दो तरीके से अब आप इसको समझिएगा। पहली बात तो ये होती है कि जब आप उसे हिला रही होती हैं तो आप उसे होमोजेनिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप उसे ये मौका प्रोवाइड कर रही होती हैं कि सारे के सारे जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उन्हें लिक्विड से इक्वली इंटरेक्ट होने का मौका मिले। तो जब उन्हें इक्वल इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा तो वो एब्जॉर्ब भी आसानी से हो सकेंगे। साथ ही आप उसको वो एनर्जी जो उसको थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन में, ये बात याद रखिएगा, आप उसे हायर एनर्जी दे रहे होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना आपका एनालाइट। साथ ही आप उसे थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी सी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड डिसॉर्प्शन आल्सो रिक्वायर्ड सम एनर्जी। और ये बात याद रखिएगा, डिसॉर्प्शन अगर आप हाई टेम्परेचर पर एजिटेट करें तो चीज बहुत तेजी से डिसॉर्ब हो जाएगी अगर वो फिजिकली एड्सॉर्ब होगी या फिजिसॉर्प्शन हुई भी होगी। अच्छा, अब अगर आप इसी में पार्शियल डिसॉर्प्शन की तरफ चले, अगर आप इसी में डिसॉर्प्शन को देखें तो डिसॉर्प्शन जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि डिसॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस। डिसॉर्प्शन इतनी आसानी से नहीं होती। तो डिसॉर्प्शन जो है वो चूंकि सबसे स्लो प्रोसेस है तो डिसॉर्प्शन जो है वो आपकी रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, सारे प्रोसेसेस में वो प्रोसेस जो सबसे स्लो होता है, वो स्टेप जो सबसे टाइम टेकिंग होता है, वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? डिसॉर्प्शन का। और चूंकि सबसे स्लो है तो ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें कि हमारे पास होमो टू हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, या ये कह लें हम इसको कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो अगर हम इसकी कैटलिस्ट रिकवरी को कंपेयर करें तो होमोजेनस में कैटलिस्ट का रिकवर होना बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जब किसी काम को जबरदस्ती करने की कोशिश की जाए तो बहुत महंगा पड़ने लगता है। अगर आप होमोजेनस कैटलिस्ट को रिकवर करना चाहें तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन आपको मालूम है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट जो है वो फेज का हिस्सा नहीं होता, वो तो डिफरेंट फेज होता है। तो डिफरेंट फेज को सेपरेट आउट करना इज वेरी इजी जॉब। तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को सेपरेट करना इजी भी होता है और चीप भी होता है। आप आसानी से उसे रिमूव भी कर सकती हैं और बहुत सस्ता पड़ता है आपको। इसमें आपको कोई बहुत मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो होमोजेनस रिएक्टेंट वो कैटलिस्ट जो है वो थर्मली स्टेबल नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते, होते हैं मगर बहुत अच्छे नहीं। हेट्रोजेनस अगर आप कैटलिस्ट की बात करें वो थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, वो थर्मल स्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इनकी सेलेक्टिविटी की बात करें तो होमोजेनस कैटलिस्ट बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं और वो सिंगल एक्टिव साइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं, इनकी सेलेक्टिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आप हेट्रोजेनस की बात करें तो वो होमोजेनस के मुकाबले में लेस सेलेक्टिव होते हैं और वो मल्टीपल एक्टिव साइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। होमोजेनस के मुकाबले में इनकी सेलेक्टिविटी लो होती है। यही वजह है कि होमोजेनस कैटलिस्ट का जो बेसिक ड्रॉबैक है वो यही है कि उसके अंदर उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। आप उसको रिएक्शन मीडियम से निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, तो अगर हम इसी वजह से हमारा जो होमोजेनस कैटलिस्ट है वो उसका ड्रॉबैक ही ये है कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको रिकवर करना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेसिपिटेशन बनाना शुरू कर दे। अगर आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें तो प्रेसिपिटेशन करना शुरू कर दे, वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए और फिर आपको उन प्रेसिपिटेटिंग काउंटर आयन के जरिए उसकी एलिमिनेशन करनी हो, उसकी रिमूवल करनी पड़ जाए, या फिर आपको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को निकालना पड़े। जो प्रोडक्ट आपने बनाया था या तो फिर आप उसको डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव करें ताकि आपका कैटलिस्ट अलग हो जाए। और ये सारे जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रही हूँ ये इंतहाई से ज्यादा
एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस कहलाते हैं। इनके अंदर बहुत हाई एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, या फिर आप इसको फिर आप ऐसे तरीके से आप इसको रिकवर करके फिर आप इस होमोजेनस कैटलिस्ट को रीयूटिलाइज या रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो प्रोसेसेस हैं वो आपके पास बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वो आपके कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट ही कर दे, फिर आप उसको रीयूज या रीयूटिलाइज कर ही ना सकें क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आप लेट सपोज एक मिनट, रोडामिन है, रोडामिन कैटलिस्ट जो है, अगर आप उसको उसके बहुत लो लेवल पर या आप उसको बहुत लो कैटालिटिक प्रॉपर्टी के ऊपर आप उसको यूज कर रहे हो और आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको यूज करें हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए और आप उसको एज अ वोलाटाइल ब्यूटानॉल के ऊपर आप इस्तेमाल कर रही हो, तो होगा क्या कि जब आपकी प्रोडक्ट बनेगी तो वो आपको उसको कंटिन्यूसली डिस्टिल करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन से आप उसको रिमूव करती हैं और आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाए। लेकिन इस सब के प्रोसेस के बाद आपकी रिएक्शन हो जाने के बाद आपका जो कैटलिस्ट होगा वो फिर डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको हाई डिस्टिलेशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है ना, तो उस डिस्टिलेशन टेम्परेचर की वजह से आपका जो कैटलिस्ट होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको ये कहा कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप अपने रिएक्शन में से होमोजेनस कैटलिस्ट को रिमूव करने की कोशिश करती हैं तो वो रिमूव तो हो जाता है लेकिन फिर वो किसी के काबिल नहीं बचता क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो चुका होता है, वो डिग्रेड हो जाता है। यही वजह है कि हम फिर अपने कुछ बहुत सी जगहों पे हमें हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। खास तौर पे ये बात याद रखिएगा कि वो जगहें जहां पर आपका होमोजेनस कैटलिस्ट रह जाने के बाद आपके रिएक्शन पर अफेक्ट डाल रहा हो। अच्छा, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत दफा आपका जो कैटलिस्ट होता है, आप अगर लेट सपोज कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट का रह जाना आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है और आपको बहुत प्योर प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर कुछ कर करा के हमें हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए इसकी जो होमोजेनस के मुकाबले में हेट्रोजेनस की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है, वो इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, तो इसी सब मसाइल से बर्दाश्त होने के लिए हमें फिर हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें हमारे पास कोशिश ये होती है कि हम अब ऐसे कोशिश भी की जा रही है कि कुछ एडवांटेजेस जो हैं जैसे कि एक्टिविटी है, जैसे कि सेलेक्टिविटी है, वो होमोजेनस की मिल जाए, लेकिन वो हमारे पास हमें फैसिलिटेट करे और हमें फैसिलिटेट कैसे करें, हमें हेट्रोजेनस की प्रॉपर्टीज को वो फैसिलिटेट करे, वो रिसाइकिल भी हो जाए और वो इजीली हमें क्या मैं ऑब्टेन बैक भी हो जाए और वो रिकवर भी हो जाए हमारे पास। इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया गया होमोजेनस के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके यूज किए गए हैं, लेकिन मसला फिर ये होता है कि हमारे पास जो हेट्रोजेनाइज कैटलिस्ट ऐसी सूरत में आप हासिल करती है ना, वो लीच होने लगता है, वो कैटलिस्ट जो है वो लीचिंग आउट होने लगता है रिसाइकिल के दौरान और वो फिर डीएक्टिवेट होने लग जाता है। पहले वो लीच आउट होता है, लीच आउट होने का मतलब होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होने लगता है, तो लीच आउट होने लगता है और फिर वो डीएक्टिवेट होने लगता है, एट द एंड वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी हमें को इतना ज्यादा फायदेमंद रहता नहीं है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किसी भी हेट्रोजिनस रिएक्शन के यूज के लिए और किसी हेट्रोजिनस कैटलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इसकी डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो आपको मालूम ही है कि जितनी ज्यादा साइड्स वो प्रोवाइड करेगा, जितनी उसकी डायमेंशंस होंगी, जितना ज्यादा वो एक्सपोज होगा एटम्स के साथ, उतना ज्यादा हेट्रोजिनस कैटलिस्ट की एक्टिविटी एनहांस्ड होगी। तो ये सब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के केस की बात करते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स को
उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल डिफ्यूजन, जिसको हम डिफ्यूजन टुवर्ड्स द कैटलिस्ट बॉडी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका एनालाइट है जिसने असल में रिएक्ट होना है या जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उनका डिफ्यूज आउट होना टुवर्ड्स द कैटालिटिक बॉडी, क्योंकि हेटेरोजेनस सब्सटेंस है। आपको मालूम है कि जो आपका कैटलिस्ट है वो आउट ऑफ फेज होगा, वो डिफरेंट फेज का होगा। अगर आप लिक्विड पे काम कर रहे हैं तो आपका जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड होगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी एनालाइट्स हैं या जो आपके जो आपके सब्सटेंसेस हैं या जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो पहले डिफ्यूज आउट हो टुवर्ड्स द एक्सटर्नल बॉडी ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है तो सबसे पहले उसको उसके ऊपर डिफ्यूज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंटरनल डिफ्यूजन होना बहुत जरूरी है ताकि जो आपके पास कैटालिटिक बॉडी है उसके अंदर ही वो प्रॉपर्ली डिफ्यूज आउट हो और आपका जो एनालाइट है वो प्रॉपर्ली डिफ्यूज हो जाए। तो फिर इंटरनल डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास रिएजेंट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पास डिफ्यूजन हुई है अभी अभी आपके एनालाइट्स डिफ्यूज हुए हैं अपने हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के ऊपर, अब वो एब्जॉर्ब होंगे। जो डिफ्यूज हो चुके हैं अब उन एनालाइट्स को एब्जॉर्ब होना है आपकी सरफेस के ऊपर। उसके बाद जब वो आपकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर वहां पर सरफेस रिएक्शन होगा, वो आपकी सरफेस से रिएक्ट करेंगे। एब्जॉर्ब हो गए अब वहां पर एनालाइट्स रिएक्ट करेंगे। एनालाइट्स रिएक्ट होने के बाद फिर वो डिसॉल्व होंगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर वो प्रोडक्ट डिसॉल्व होगी। वो प्रोडक्ट पे प्रॉपर डिसॉल्व होने के बाद एक्सटर्नल डिफ्यूजन होकर वो एनवायरनमेंट में या आपके सोल्यूशन में फैल जाएगी। ये इन्हीं को मैंने 5 स्टेप्स में पहले आपको डिस्कस किया था एक प्रॉपरली इसको समझाने के लिए। ये उसके डिटेल्ड स्टेप्स है जिसके अंदर आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपका एनालाइट पहले कैटलिस्ट की बॉडी पर आएगा और किस तरीके से वो कैटलिस्ट की बॉडी को छोड़ के फिर वो वापस से प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद वो कैटलिस्ट की बॉडी को छोड़ेगा। आपके पास कुछ तरीके के रिएक्शन होते हैं जिसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं कि वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर कोई सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सरफेस के ऊपर रिएक्शन कर रहा होता है, सिंपल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाते हैं। अगर आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं जैसे कि ए और बी, जैसे कि मैंने ग्राफ में या इस फिगर में भी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन होगा वो दो मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब होने के ऊपर अपने नेबरिंग सरफेसेस साइड्स के ऊपर होने की वजह से होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी होगी उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्ब होने की चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। अगर हम लैंगमुयर हेज़लवुड मैकेनिज्म की बात करें जो ए और बी के ऊपर, तो मैंने इसको इस फिगर में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से सरफेस के ऊपर आपका ए और बी एनालाइट आएगा, फिर वो ए और बी एनालाइट आपके सरफेस के ऊपर आपस में इंटरेक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन के वो सरफेस की साइड को छोड़ देगा। तो जो आपका कैटलिस्ट है वो रिमेन अनयूज्ड या इजीली रिकवर होने के लिए रेडी होगा और आप आराम से इस कैटलिस्ट के ऊपर कोई भी दूसरा रिएक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये एनालाइट इस तरीके से आपकी बॉडी को छोड़ के प्रोडक्ट बना के निकल जाएगा। एक और मैकेनिज्म भी इस पर परफॉर्म हो सकता है जिसको हम राइडल मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म जो है वो सरफेस रिएक्शन के ऊपर सिर्फ ओनली वन ऑफ अ रिएक्टेंट के जरिए हो रहा होता है और वही एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो होता इस तरीके से है कि पहले आपका कोई एक ही रिएक्टेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा, फिर वो अपने दूसरे एनालाइट के साथ जो कि सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा उसके साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी सरफेस को छोड़ के एनवायरनमेंट में या आपके सोल्यूशन में डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म था जिसके अंदर एक ही एनालाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ था आपकी सरफेस पर। पिछले मैकेनिज्म में दोनों एनालाइट सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए, कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होने के बाद उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया था या रिएक्ट किया था। इस मैकेनिज्म में आपका एक ही एनालाइट सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद वो दूसरे एनालाइट के साथ रिएक्ट करके आपके कैटलिस्ट को छोड़ के डिफ्यूज आउट हो जाएगा।